हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर 2025 के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, वैदिक कालीन शिक्षा किस दर्शन पर आधारित थी? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद या फिर व्यवहारवाद? तो आपको बताना है वैदिक कालीन शिक्षा किस दर्शन पर आधारित थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आदर्शवाद। आपको याद रखना है वैदिक कालीन शिक्षा मुख्य रूप से आध्यात्मिक, आदर्शवादी और वेदों की शिक्षा पर आधारित थी, जिसका मूल उद्देश्य नैतिक, चारित्रिक और सर्वांगीण विकास था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या फिर ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा से? तो आपको बताना है कौन सा विकल्प आपका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी उच्च शिक्षा से। ठीक है, आपको याद रखना है राधा कृष्ण आयोग, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, इस आयोग की संस्तुतियां उच्च शिक्षा के पुनर्गठन और विकास से संबंधित थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है, दर्शन शास्त्र अत्यंत ही है। आपको बताना है दर्शन शास्त्र अत्यंत ही नवीन है, प्राचीन है, आधुनिक है या फिर उपरोक्त सभी है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राचीन। दर्शन शास्त्र अत्यंत ही प्राचीन है। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्राचीन। आपको याद रखना है दर्शन शास्त्र का इतिहास अत्यंत पुराना है। दर्शन शास्त्र ज्ञान, वास्तविकता, अस्तित्व, तर्क, नैतिकता और मन से जुड़े मूलभूत प्रश्नों का तार्किक अध्ययन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक के लेखक हैं। आपको बताना है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गिजुभाई बधेगा। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। और ये जो प्रश्न है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया है? 45, 49, 26 या फिर 50? तो दोस्तों आपको याद रखना है भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 45 के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया, लेकिन लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका और फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21A ऑप्शन में नहीं है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 45। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है, मूल्यों के विकास का संबंध किस पक्ष में होता है? ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, भावात्मक या मनोगत्यात्मक? आपको बताना है मूल्यों के विकास का संबंध किस पक्ष से होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा भावात्मक। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मूल्यों के विकास का संबंध भावात्मक पक्ष से है। ये पक्ष दृष्टिकोण, रुचियों, प्रशंसा और संवेगों से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में पूछा है, मनुष्यों में मूल्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है आर्थिक पक्ष को, परिवार को, भौतिक सुविधाएं या फिर विदेशी मित्र? आपको बताना है मनुष्यों में मूल्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवार। ठीक है, मनुष्यों में मूल्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवार को माना जाता है। परिवार को किसी भी व्यक्ति की पहली पाठशाला माना जाता है, जहाँ वो जीवन के शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार और मूल्य सीखता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की,
की प्रश्न नंबर 8 में पूछा है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास या फिर नैतिक विकास। तो आपको बताना है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वांगीण विकास। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है, जिसमें उसके बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक और शारीरिक विकास शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। आपको बताना है मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था, फारसी, अरबी, उर्दू या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा, अरबी भाषा और उर्दू भाषा थी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा है, निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निस्यंदन सिद्धांत, जिसे छनाई के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ये सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था। इस सिद्धांत का मानना था कि शिक्षा उच्च वर्गों से छन छन कर निम्न वर्गों तक पहुंचेगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में पूछा है, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है, उद्देश्य में, शिक्षा विधि में, पाठ्यक्रम में या फिर अनुशासन में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा शिक्षण विधि। कौन सा हो जाएगा, शिक्षण विधि में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रकृतिवाद द्वारा दी गई प्रमुख शिक्षण विधियां हैं करके सीखना, ह्यूरिस्टिक विधि, खेल विधि, बाल केंद्रित शिक्षा आदि। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में पूछा है, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है, अनुभव केंद्रित, विषय केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित या फिर बाल केंद्रित। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुभव केंद्रित। प्रयोजनवाद करके सीखना और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने पर जोर देता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुभव केंद्रित। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में पूछा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास। तो आपको बताना है ये कथन किनका है। तो दोस्तों ये कथन है महात्मा गांधी जी का। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में कहा गया है, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था, कलकत्ता में, सूरत में, दिल्ली में या मुंबई में। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, परिवार नियोजन संघ द्वारा 7 तथा 8 मार्च 1969 को मुंबई में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जनसंख्या शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 में कहा गया है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो पुस्तक है इसके लेखक हैं जॉन डीवी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपके 15 बहुविकल्पी प्रश्न जो 2025 में पूछे गए वो आपके हो गए हैं। 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। अब दोस्तों हम करेंगे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देख सकते हैं प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा है, शिक्षा क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा, शिक्षा संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। ठीक है, शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक और सामाजिक पहलुओं का सामंजस्यपूर्ण विकास करती है। शिक्षा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, शिक्षा संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ सीखना और सिखाना है, और शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है, वो सर्वांगीण विकास है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 17 में पूछा है, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है, ये कथन किनका है। तो आपका आंसर हो जाएगा, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है, ये कथन प्रसिद्ध प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो का है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 18 में पूछा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितना आपसे पूछा गया है आपको केवल उतना ही लिखना है। ठीक है, देख सकते हैं पूछा गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना, तो आपका आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1946
1986 में बनाया गया था, जिसे 19 नवंबर 1986 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है किन्हीं 3 मूल्यों के नाम लिखें। तो दोस्तों आपको जो भी 3 मूल्य याद है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मूल्य है सत्य, दयालुता, करुणा, सम्मान, सहयोग, सहानुभूति, ईमानदारी, कृतज्ञता, साहस और क्षमा सबसे महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य हैं जिन्हें प्रत्येक छात्र को अपनाना चाहिए। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की घोषणा 14 अगस्त 1987 को की गई थी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 21 में आपसे पूछा है शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा का मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन 1854 के वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे चार्ल्स वुड ने भेजा था और जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 22 में कहा गया है संकुचित रूप से शिक्षा का स्वरूप क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा संकुचित रूप से शिक्षा का स्वरूप औपचारिक, योजनाबद्ध और निश्चित होता है, जो मुख्य रूप से विद्यालय, कॉलेज या किसी संस्था की चार दीवारी के भीतर दी जाती है। ये शिक्षा एक पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम, निश्चित समय सीमा और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा ज्ञान व कौशल विकसित करने के लिए दी जाती है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे पूछा गया है वसुधैव कुटुंबकम इस सूक्ति का आशय स्पष्ट करें। तो आपका आंसर हो जाएगा इस सूक्ति का अर्थ है धरती ही परिवार है। महाउपनिषद से उद्धृत ये सूक्ति संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानती है और बिना किसी भेदभाव के एकता, करुणा, सहिष्णुता और प्रेम का संदेश देती है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया था आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपनयन एक संस्कार है जो बालक के गुरु या आचार्य के पास जाने का सूचक था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है निकट लाना या पास ले जाना। ठीक है दोस्तों, यदि अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 26 में आपसे पूछा है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको बताना है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष सामान्यतः ग्राम पंचायत के प्रधान यानी कि सरपंच होते हैं। ये समिति गांव में प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन, साक्षरता अभियानों और प्राथमिक विद्यालय के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, ग्राम प्रधान यानी कि सरपंच होते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 27 में आपसे पूछा है किस दर्शन को अर्थ, क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद और अनुभववाद के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रयोजनवाद दर्शन को अर्थ, क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद और अनुभववाद के नाम से जाना जाता है। ये दर्शन क्रिया या प्रयोग को महत्व देता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था किस दर्शन को अर्थ, क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर है प्रयोजनवाद को। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 28 में पूछा है आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है। तो आपका आंसर हो जाएगा आदर्शवाद के अनुसार आध्यात्मिक जगत का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। आदर्शवादी भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को अधिक सत्य, नश्वर और स्थायी मानते हैं। ठीक है, तो आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है, तो आध्यात्मिक जगत का। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 29 में पूछा है प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रयोजनवाद के अनुसार मनुष्य यानी कि ह्यूमन बीइंग ही सर्वोच्च सत्ता है। कौन सी है, मनुष्य। ठीक है, प्रयोजनवादी विचारधारा मानव, अनुभव, उपयोगिता और क्रिया को सर्वोच्च मानती है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 30 में आपसे पूछा है आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा आदर्शवादी शिक्षा में मुख्य विधियां हैं व्याख्यान विधि, प्रश्न उत्तर विधि, वाद विवाद विधि, आगमन निगमन विधि। इन विधियों का उपयोग छात्रों को ज्ञान प्रदान करने, उनके विचारों को विकसित करने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं, तो आपको जितनी याद है आप लिख सकते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए हैं। दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों को करने में वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे 2025
2025 में आप इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका 2025 का फर्स्ट पेपर सेकेंड सेमेस्टर का हो गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।